ऑफ़र आया तो हमने कहा हमको वो शो क्यों आप लेना चाह रहे हैं? जी। तो उन्होंने कहा आपकी आँखें वैसी है और फिर वो कहानी मैंने बोला ऐसी कुछ विवादित चीज़ें मेरे द्वारा नहीं हो। आज हमारे बगल में जो 2 गज की दूरी बनाए खड़े हुए हैं, इनके अभिनय से और इनके व्यक्तित्व से हर एक वाकिफ़ है और अब जनप्रतिनिधित्व भी हैं और गोरखपुर के एमपी भी हैं। सबसे पहले तो रविकिशन साहब का आज तक में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज तक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक और चैलेंजिंग किरदार के साथ या कह लीजिए आपके जीवन का ये सबसे चैलेंजिंग किरदार हो सकता है ओशो। एक विवादित धर्मगुरु, गॉडमैन, सेक्स गुरु भी कहा जाता है उनको, राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक इस तरह का चैलेंजिंग किरदार आपके कार्यक्षेत्र में आपको चुनौती की तरह मिल रहा है, किस तरह का होगा ये किरदार? इनको पढ़ते थे हमारे सीनियर विनोद खन्ना साहब, अगर इनके अनुयायी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत थे तो एक इंटरेस्टिंग रहे हमको, मध्य प्रदेश से रहे, उनकी शैली बोलने का तो किरदार के रूप में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 650 फ़िल्म हम किए थे। तो हमको लगा कि कुछ नया क्या हो ना, कुछ नया क्या ऐसे मिले। तो ये लोगों ने कहा ये अचानक ये ऑफ़र आया तो हमने कहा हमको वो शो क्यों आप लेना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपकी आँखें वैसी है और फिर वो कहानी मैंने बोला ऐसी कुछ विवादित चीज़ें मेरे द्वारा नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, एक कहानी का हिस्सा रहेगी, उसका कुछ नहीं है। ये वो पार्ट दिखाएँगे जो अनसेड है, अनस्पोकन है अबाउट जब वो मध्य प्रदेश से चले थे, उनकी इनिशियल जर्नी रहेगी और उनकी एंड की, अंत की जर्नी। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वही लोग बना रहे हैं। तो इसको फिर वो हिसाब से हम लोगों ने इसको मैंने एक्सेप्ट किया और इस पर पूरा स्टाइलिंग हुई, कॉस्ट्यूम पे हुआ, ड्रेस हुआ, लुक हुआ, दाढ़ी हुई। और मुझे 650 फ़िल्म में अलग-अलग रोल निभाते-निभाते एक हमेशा अपने फैन्स के लिए कुछ था, दिन भी कम लग रहे थे हमारे इसके लिए। आज ये आखिरी दिन है, ये फ़िल्म लॉकडाउन के पहले ख़त्म होनी थी, तो रुक गई थी। अब आज इसका आखिरी दिन है और मैं इसको आज ख़त्म करने आया हूँ। आप कह रहे हैं कि ओशो के कुछ अनकहे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की जाएगी। उनके जन्म से लेकर उनकी पूरी जर्नी में कई विवाद और कई फॉलोअर्स और कई तरह की भ्रांतियाँ भी जुड़ी रहीं, लेकिन अंत उनका हमेशा से रहस्यमय रहा। तो अंत को किस तरह से दिखाएँगे? अंत को इन्होंने अंत नहीं दिखाया है और इनकी कहानी एकदम अलग है, तो इन्होंने अंत को छेड़ा नहीं और उनको एक मैजिशियन की तरह या एक मिरेकल की तरह ही रखा है या एक धर्मगुरु की तरह रखा है या एक उन जो फॉलोवर्स हैं जो बना रहे हैं, इसके प्रोड्यूसर सारे फॉलोवर्स हैं, वो लोग हैं ना, तो वो उन्होंने बड़े ही सादगी से रखा है। तो अंत में नहीं गए कि मेरी डेथ नहीं बताई गई जो ओशो की समाधि लिए थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक उनके लास्ट एक पहलू को कोई स्पीच के साथ ही लोग शायद वाइप आउट करके फिर उनके कुछ सूत्रधार जुड़ जाएंगे। कुछ कहानियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की भी हैं, जो इनिशियल बम्बई की हैं, इनकी पुणे की हैं, फिर अमेरिका की कुछ हैं। तो ऐसे ऐसे थॉट्स हैं। अभिनय के तो महागुरु हैं ही, हर तरह से आपने साबित किया है। लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जहाँ पे आपको हर फ़िल्मों के हर प्रोजेक्ट के लिए बोला जाता है कि एक्सप्रेशंस देने हैं, अपने चेहरे के भाव दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको भाव नहीं दिखाने हैं, एक्टिंग नहीं करनी है, तो ये कितना मुश्किल है? ये बड़ा आनंद आता है हमको और क्योंकि 30 साल हो गए इसको करते-करते, तो अब ऐसा एक पहलू भी आता है कि जहाँ आप शून्य में चले जाते हो। जब आप एक्टिंग की परिभाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करने लग जाते हो कि एक्टिंग नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं, आपको जीना है। एक्टिंग चलो आओ एक्टिंग करते हैं, वो सब ऐसा नहीं कि चलो इस कैरेक्टर में डूब जाते हैं, डूबना नहीं है, आपको जीना है। वो अब स्टेज पर हम आ गए हैं कि अब नॉर्मली अब इसको अब हम किरदार को महसूस करने लगते हैं और हल्के से उसको जीने लगते हैं। अब समय ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि राजनीति में अब हमारा ज़्यादा समय जाता है, तो अब इसको हल्के से इस तरह लेके चलता है। ओशो के लिए कहा जाता है कि उनके एक अलग फॉलोअर्स थे जो उनको भगवान मानते थे। उनकी कई ऐसी चीज़ें थी जो गले नहीं पचती हैं, लेकिन लोग कहते तो ओशो को पढ़ो, लेकिन उनकी काम मत करो। तो उस पे आपकी क्या राय है? अब देखिए मैंने उनको किरदार के रूप में लिया, मैंने उनको इस तरह से नहीं लिया कि क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मैं मानता हूँ भगवान शिव को, मैं पुजारी का बेटा रहा, तो मैंने वो ट्रैक पर हम कभी गए नहीं। तो वो चीज़ मैं मुझे अगर आप देख रहे हैं ओशो के रूप में, तो आप एक किरदार के रूप में हमको देखें। और मैं चूँकि मैंने उनको पढ़ा नहीं, ये शूटिंग के दौरान ही हमने जितना उनको पढ़ा और जाना वही है, बाकी हमने उनको कभी वो नहीं, क्योंकि मैं शिव के प्रति आकर्षित रहा और मेरे इष्ट देवता शिव रहे। मैं शिव को ही और हमेशा आप लोग मेरे नाम से हर हर महादेव आता है, सबको पता है कि रवि किशन आएंगे तो हर हर महादेव आएगा। तो वो मेरी सोच अलग है। इसको आप रवि किशन के जो फैंस हैं एक किरदार के रूप में देखें,
इस तरह देखें वो अच्छा लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पॉलिटिकल पारी है बहुत अच्छी तरह से आप खेल रहे हैं, बहुत समन्वय बना है और दर्शकों जनता का भी दिल आपने जीता है कहीं न कहीं। एक अभी का वाक़या याद आता है, राप्ती नदी में आपने राप्ती नदी को लेकर बोला और जिसमें योगी आदित्यनाथ बहुत खिलखिला के मुस्कुराए, तो वो क्या था वाक़या ज़रा बताइए? देखिए, बात थी कि लोगों ने उसको वायरल पूरे देश में कर दिया। बात ये थी कि वो घाट था जहाँ पे मृत्यु होती है हुँ, और उसको बताना ही था कि स्वच्छता अभियान के हिसाब से कि कैसे स्वच्छता भी होनी चाहिए हुँ, और एक वो वे ऑफ सेइंग। हम लोग चूँकि बनारस के हैं, हमारे यहाँ पे इसी तरह से एक सरकाज़म होता है, हम लोगों के एक इंटेलेक्चुअल सटायर होता है हम लोगों का, एक बहुत अलग लेवल का एक जो जिसको जो समझ पाए, जो महाराज जी समझ गए। सही बात। और थोड़ा अघड़ अघोरीपन भी होता है चूँकि हम लोग उस तरह से उसी परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मृत्यु एक पीड़ा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मृत्यु एक आनंद भी है। अब उसको ये भी सोचना चाहिए कि आदमी मोह माया से चला जाता है। मृत्यु होती है परिवार के लिए बड़ा दुखद होता है। मैं अपने पिता को खोया, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ जिसकी मृत्यु एक एक दुनिया सब देख के हो जाती है, तो उसके लिए भी एक अलग दुनिया की तरफ वो प्रवेश करता है। तो एक अलग वो सोच थी, वो धारणा। उसके साथ महाराज जी के कार्य कितने अच्छे निस्वार्थ कार्य वो भी थे, प्रधानमंत्री जी के निस्वार्थ। उसको ना उठा के जो विरोधी पक्ष हैं उन लोगों दूसरी चीज़ों को उठाए जो नहीं समझ। वो थी कि स्वच्छता थी कि यहाँ पर आप लोग गंदगी ना करें। इसी घाट पर मृत्यु भी है, इसी घाट पर जीवन भी है। स्वच्छता क्योंकि वहाँ पे राप्ती नदी है, तो वहाँ मंदिर बन चुके हैं और करोड़ों रुपया लगाया गया है। उसको आप लोग संभाल के रखें, वो हम लोगों की पूंजी है। हर नदी, जितने भी गंगा जी, आप कहीं गंदगी ना करें, उसको स्वच्छता से निभाएं। और वो कहना था और बहुत सारे लोगों को पसंद आया। हमारे पूज्य महाराज जी को बातें बहुत आनंदित हुई। विरोधी पक्षियों को जो पक्ष हैं, जो कांग्रेस बसपा सपा के हैं या जो लोग आप हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं या हम स्वर्ग नर्क बोल के हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, उनको बुरा लगता है। जो हिंदुत्व के, उनको लगता है कि रवि जी आएंगे तो हिंदुत्व के बारे में। तो मैं हर हर महादेव में राजनीति के पहले से बोलता रहा हूँ। तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू बातें करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वही बचपन से मैं सीखा हूँ। मैं भगवान की बात करूँगा। अब मैं राप्ती नदी के पास और वहाँ पर जो दाह संस्कार हो रहा है, वहाँ पर आके हम कोई फिल्म का गाना तो नहीं गाएंगे। जी, वहाँ मृत्यु की बात करेंगे, स्वर्ग की, नर्क की बात करेंगे, मोक्ष की बात। मोक्ष की बात करेंगे। तो हमने वही मोक्ष की बात की, नर्क की बात की, और इस तरह से वो लोग नहीं समझ पे। वहाँ आके हम कोई दूसरा भाषण नहीं दे सकते थे। वहाँ पे हम कोई फिल्म का डायलॉग नहीं बोल सकते थे। वहाँ हम मृत्यु की, मोक्ष की, जीने की, मरने की बात ही करते। तो वो वही था। और अच्छा, वो आपने वहाँ पे जय श्री राम का नारा नहीं लगाया? ये जय श्री राम तो वो तो अपने आप जनता कहती है, अभी सबके दिल में है जय श्री राम। वो हमारे भगवान है, वो नारा नहीं, वो तो हम लोगों के जीवन में, हमारे खून में है जय श्री राम। वो तो भारत माता की जय, माँ भारती, जय श्री राम, हर हर महादेव, ये तो हमारे खून में है। जरा भाव खुश होते हैं, हमको देखते लोग चिल्लाने लगते हैं। तो एक भाव है और ये भाव सब में रहना चाहिए। सांसद होने के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपका प्रखर ध्यान है? देखिए, स्वच्छता डेफिनेटली पहला है मेरा मुद्दा। युवाओं को पढ़ाना बहुत डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग मेरा मुद्दा है। वहाँ पे फिल्म सिटी पूर्वांचल में, गोरखपुर में भोजपुरी को लगाना, वो मेरे लिए जो कि रोज़गार है। रंगमंच को वहाँ बहुत बढ़ावा दे दिया, वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, थॉट्स। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रची। आज 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मेरे रोज़गार के प्रति मेरी उत्सुकता रहती है कि स्पोर्ट्स रहें हर जगह पे। हर 5 विधानसभा में मेरे ओपन जिम है, वर्कआउट रहें, लोग हेल्थ फ्रीक रहें, थॉट में रहें, लोग युवा अपराइट रहें, आगे रहें, अपने आप को बैकवर्ड नहीं। क्योंकि पूज्य महाराज जी ने वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपया लगाया हुआ है। एम्स है, फर्टिलाइज़र है, चीनी कारखाना है। पूर्वांचल आज उत्तर प्रदेश में बहुत आगे जा रहा है। तो हम लोग वो ग्रोथ को लेके, युवाओं को मुझे देख के एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी। तो उनको पता है कि भैया यहाँ पर सिर्फ काम करेंगे, भैया ने जीवन का सब बाजार देख लिया है। तो भैया यहाँ आएंगे तो ये सिर्फ बात करेंगे, हम लोग को प्रोत्साहित करेंगे और हम लोग के लिए सदन में वो ड्रग्स के लिए लड़ेंगे। वो अगर वो हर हमारे मुद्दों को लेके आवाज़ उठाएंगे और भैया की आवाज़ सदन में हमेशा सुनाई देगी। और वो दिखा भैया एक इसलिए भी लोकप्रिय क्योंकि ये एक फैक्ट है कि भैया हर एक किसी का फ़ोन उठाते हैं, हर एक के मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो इसलिए वो भैया वाली जगह है और बड़ा कनेक्ट करते हैं। तो आपके कार्यकाल से अभी तक के वक्त में
कितना बदलाव आया है गोरखपुर में? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। महाराज जी का आशीर्वाद है, लेकिन डेफिनेटली केंद्र सरकार से कुछ मुझे मिल जाता है सामान, जो मांगता हूँ वहाँ पहुँच जाता है। राज्य सरकार, महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है। तो आज गोरखपुर में चौमुख 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, या इतना काम हो रहा है कि गोरखपुर में हवाई जहाज़ चल रहा है, एयरपोर्ट में 12 फ्लाइट्स हो गए हैं। मैं एयरपोर्ट का वहाँ पर चेयरमैन भी हूँ। तो इट्स अमेजिंग, गोरखपुर अब बदल गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको अमिताभ बच्चन कहा जाता था और हमने रूल भी किया है। पॉलिटिकल जो फील्ड है, क्षेत्र है, इसमें आप अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं यहाँ पर पता नहीं, मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा करने आया हूँ। अपनी ज़िंदगी में नाम शोहरत सब कुछ था मेरे पास। यहाँ पर आया हूँ तो मैं देश की सेवा, जो मेरी मदद किसी ने नहीं की जब मैं छोटा था, या मेरे गांव में अब सड़क आई है इस सरकार के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी, तो अब मैं वही सेवा करना चाहता हूँ कि और रवि किशन ना हो जिसकी कोई आवाज़ ना सुने, जिसकी कोई मदद ना करे, और किसी रवि किशन को स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ऐसी सारी बहुत सारे सपने हैं जो मैं अपनी पीड़ा से गुजर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरी तरह कोई और युवा उस पीड़ा से गुजरे। मतलब यूथ को उसका मेहनताना मिल जाए। जी, जी, हाँ, जी। उसका और जो हाँ, और मैं लक्ष्य है। और वो करने के पूरी रूपरेखा है मेरे पास, ऑलरेडी रोड मैप रेडी है। देखिए, आप गोरखपुर को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिल्मों में भी आपको लोग देखना चाहते हैं बीच-बीच में। तो इसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट होंगे आप? वेब शो एक कांड आएगा हमारा, और एक अभी एक क्राइम शो एनटीवी पे आ रहा है हमारा। तो लोग काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आ रहे हैं तेलुगु के, लेकिन अब राजनीति को और दोनों को समय ताल में बैलेंस करना भी ज़रूरी है। वहाँ भी हमारे को समय देना ज़रूरी है, यहाँ भी है, प्रचार भी करना। बंगाल के प्रचार में भी जाएंगे हम, दिल्ली में भी उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, तो जिम्मेदारियाँ बहुत हैं मेरे से। बंगाल प्रचार के लिए हम बीजेपी की साख कितनी मौजूद है? हम लोग 200 से ज़्यादा सीट बना, हम लोग सरकार बना रहे हैं, डेफिनेटली बना रहे हैं। उसमें कोई इफ़ एंड बट है ही नहीं। सबको वहाँ परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन चाहिए इस वक्त, परिवर्तन नहीं चाहिए, बड़ा वाला परिवर्तन चाहिए, जहाँ मुंह ऐसे हो जाए परिवर्तन, और ये हो जाएगा। वही तो हाई कमान के आंकड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि ये आप ही उन्हीं के बेसिस से बोल रहे हैं, या आप पृष्ठभूमि ग्राउंड जीरो पे? नहीं, वहाँ पर हमारे बिहार यूपी के बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर मेरे बहुत सारे बंगाली मित्र भी हैं। सब लोगों को बदलाव चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू, तो परिवर्तन संसार का नियम है, और ये होना है। और परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है। ये है, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज वहाँ भी ग्रोथ चाहिए ना। जब कश्मीर में हो गया ग्रोथ, जम्मू कश्मीर में हो गया, वहाँ पे एक नई ऊंचाई हो गई, लद्दाख में हो गया, हर जगह पे सब इतनी ऊंचाई आ रही, तो वाई नॉट बंगाल क्यों पीछे रहे? बंगाल को भी अधिकार है कि बम्बई और बाकी मेट्रो सिटीज़ की तरफ बंगाल भी आ गया है। बंगाल क्यों पीछे रहेगा? बंगाल जीतने के बाद 5 में से कितनी उंगलियां अग्नि में चली हैं? नहीं, उंगलियां नहीं है, और एक होगा कि बंगाल अपने साथ अपने रास्ते पे चलेगा। आइडिया इज़ नॉट दैट, आइडिया इज़ दैट कि देश तरक्की कर रहा है तो बंगाल क्यों पीछे रहे? बस जो प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं वहाँ क्यों नहीं जा रही, तो वहाँ वो सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरे, धरातल पर उतरे, सब लोग आनंद लें। इस देश में रहने का सबको अधिकार है, सब लोग टैक्स भर रहे हैं, कोलगेट खरीद रहे हैं, तेल खरीदें उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, तो सब लोगों को सारी चीज़ें पहुँचे, शौचालय से लेके हर चीज़, जो प्रधानमंत्री की अनगिनत योजनाएं हैं, तो वो मिलनी चाहिए, और वो बंगाल को मिलेगी 100%। या फाइनली दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आपकी दोनों इनिंग्स के लिए? मैं यही कहूँगा, आप लोगों ने मुझे एक कॉमन मैन को यहाँ तक पहुँचाया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तो मैं धन्यवाद दूंगा हर तरीके से। और मैं ये जब तक जीवित हूँ, मैं अपनी इस ज़िंदगी का, इस सांसों का, ईश्वर की जो कृपा है मुझ पे, उसका ऋण चुका के ही जाऊँगा। ये मैं आप लोगों से वचनबद्ध हूँ। आप लोगों ने जो दिया उसको चुका के जाऊँगा, उसके पहले नहीं जाऊँगा। तो ये थे रवि किशन, जिन्होंने वचन भी लिया है और हुंकार भी भरी है।